महाराष्ट्र में लोग इमोशन में भावनाओं को और अस्मिता को ऊपर रख करके सर वोट करते हैं और भावनाओं में ज़्यादा चलते हैं। गरीब लड़ते रहता है, ऊपर वाले सब सही रहते हैं। तो मेरी तो दरख्वास्त है लोगों से कि इन सब झमेलों में गिरो मत। ना जात पात धर्म, ये कोई चीज़ नहीं होगी। अगर इंसानियत के नाते से हम चले तो बहुत बढ़िया। सर जब आपको यहाँ से उद्धव साहब से आपकी बात हुई, उद्धव साहब ने बोला कि आपको इस सीट पे लड़ना है, सीएम शिंदे साहब के सामने लड़ना है, तो क्या वो आखिरी शर्त थे जब उन्होंने बोला कि आपको लड़ना है और आप लड़िए? देखो, मैं तो लड़ना चाह रहा था। हाँ। रीज़न बीइंग, एक टाइम के बाद ऐसे होता है कि अगर हमें लोगों को न्याय देना है तो आपको वो मुकाम पर जाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट है और कई सारी हाई प्रोफाइल भी है, लेकिन उनमें से एक जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जहां पर खुद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं और उनको सीधी टक्कर दे रहे हैं केदार दिघे, और वो हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले तो बहुत चर्चा है इसकी सीट की, और जितना आसान पहले लोग समझ रहे थे क्योंकि वो लगातार जीतते आए हैं, लेकिन जब से आपका नाम सामने आया उसके बाद इस सीट पर मुकाबला जो है वो कड़ा माना जाने लगा। और आपने भी सर आते ही सबसे पहले जो कई बार के विजेता रहे उनको सीधी टक्कर दे दी आपने भी। नहीं, देखो, हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आदेश चलता है। जी। तो पक्ष प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे, जो हमारे पक्ष प्रमुख हैं, उन्होंने अगर आदेश दिया कि ये सीट से आपको लड़ना है, जी। तो एक सैनिक करके मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं वहाँ से लड़ूँ। रही बात मैं किसको टक्कर दे रहा हूँ या नहीं टक्कर दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है जो जो चुनाव है, तो चुनाव ये विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहिए। और वहाँ पर अगर गए 15 साल में अगर विकास नहीं हुआ रहेगा, तो हमें ये देखना चाहिए कि आने वाले 5 साल में हम लोग क्या कर सकते हैं। रही बात किससे लड़ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कोई भी राजकीय नेता हो, आमदार, मंत्री, अ, शायद से खासदार हो, तो वो बनता है लोगों के बदौलत, लोगों का आशीर्वाद मिलने के बाद। तो मैं वही आशीर्वाद चाहता हूँ लोगों से, ताकि मैं 5 साल में, आने वाले 5 साल में कुछ बदलाव ला सकूँ। और दिघे साहब ये हमेशा जनता में रह चुके हैं, इस ठाणे के जनता में उन्होंने पूरी ज़िंदगी गँवाई। तो मैंने यही सोचा कि अगर वहाँ से ही शुरुआत होनी है, तो मैं कोई भी रथ यात्रा न करते हुए मैं पद यात्रा कर रहा हूँ, मैं लोगों से संवाद साधना चाहता हूँ। लोगों की समस्या क्या है, ये समझना चाहता हूँ। और गए 10 दिन से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दिन के हम लोगों के पास हर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया जो रिप्लाई है, जो रिस्पॉन्स है, वो लोगों से मिल रहा है। सर ऐसे ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है कि वो खुलकर कुछ बोल भी नहीं पा रहे आपके खिलाफ। हमने देखा जिस तरीके से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को बोलते हैं या बाकी नेताओं को बोलते हैं, खुलकर बोल भी नहीं पा रहे हैं जो उनके सामने कैंडिडेट है। ये भी मजबूरी हो गई है उनकी। नहीं, देखिए, वो उनका ये है कि भाई उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। पर मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी लड़ाई हो इस राजनीति में, जो स्तर नीचे के इस पर गया हुआ है, जिस महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं थी, वो कहीं पर तो अगर अच्छी होनी रहेगी, तो वो मुकाबला एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ लेना चाहिए। और इसके अलावा जो हम वादे कर रहे हैं, जो बता रहे हैं लोगों को, वहाँ पर लोगों को फिजूल वादे करके या झूठे सपना दिखाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा, तबाह करने से अच्छा हम उनकी ज़िंदगी सँवारें। और जो गए 15 साल में जिन लोगों को जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, भले उनकी ज़िंदगी तो 45-50 में तो आगे, तो आधी उम्र तो ख़त्म हो गई, पर उनके जो बच्चे हैं, उनका जो भविष्य उज्ज्वल रहना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए, और उसके लिए मैं लड़। केदार सर हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत भी की है, बस्तियों के पुनर्वसन की बात हो, चाहे नए हॉस्पिटल्स बनाने की बात हो, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो वाकई में यहाँ और ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि सीएम खुद यहाँ से आते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि कम मिली है, उस लेवल पे नहीं मिली है। तो जब आप लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप भी क्या ये बातें कह रहे हैं कि हमारे आने के बाद ये चीज़ें जो नहीं हुई वो ज़्यादा होंगी, या वो क्या कह रहे हैं सर आपसे? कभी भी आप जिस मुकाम पर जाना चाहते हो, और ये हम अ, अगर सोच कर चले कि लोगों के आशीर्वाद की वजह से या दिगे साहब के आशीर्वाद की वजह से अगर हम लोग उस मुकाम पर पहुँचे भी, तो ये होता है कि पहले के 10 साल या 5 साल या 15 साल में क्या हुआ, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ नए-नए वादे करना और वो पूरे नहीं करना, वो जायज़ नहीं होगा। रही बात, जो चीज़ पहले 15 साल में आनी चाहिए थी, वो आज तक आई नहीं। जैसे कि आपने कहा, यहाँ पर हॉस्पिटल है, तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर बच्चों के स्कूल्स की हालत आप अगर म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स की देखोगे, तो बच्चा वो एम्बियंस में, वो वातावरण में किस तरीके से वो पढ़ाई करना चाहेगा। जो गरीब बच्चे, जो गरीब जनता जो रह रही है यहाँ पर स्लम्स में, या जिन्हें चौल में, या जिन्हें सोसाइटीज़ में,
उनकी हालत आप जाके देखो, वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे सोसाइटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर समस्या है। यहाँ पर रास्ते बनाए जाते हैं, पर रास्ते में गड्ढे होंगे ये समझकर या ये होने वाले हैं ये पकड़ कर ही ये लोग चलते हैं, और उसके लिए टैक्स पेयर्स का पैसा ये प्रोविजंस में रखते हैं ताकि कल खड्डा हो जाए तो उसमें हम लोग वो गड्ढा भर सके। इसका मतलब ये है कि ये लोग कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये लोग जो रास्ते बना रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी के हैं। तो यहाँ पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। आप लोगों ने गए 15 साल में रास्ते बढ़ाए और रास्तों को सुशोभित कर दिया, वहाँ पर लाइटिंग कर दी दिवाली में, वहाँ के दोनों जो दीवारें हैं दोनों साइड के वहाँ पर आपने कलर पेंटिंग कर दिया। और ये होने से जो सर्वसामान्य जनता है उनके ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? वो 4 दिन की चाँदनी आप देखोगे, उसके बाद में क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर और एक बहुत बड़ी समस्या है डंपिंग की। तो जहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हो गए, बहुत सारे, तो ये सब होने के बाद अगर आपके पास कोई प्रक्रिया नहीं है वहाँ का वो दुर्गंधगी रुकाने के लिए, या वहाँ पर लोगों को जो हेल्थ वाइज जो ये दुर्गंधी की वजह से जो तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आप वहाँ पर ये प्रोजेक्ट ले क्यों आए? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर रोज़गार की जो बातें हैं, वहाँ के बच्चे लोग मुंबई और नई मुंबई जाते हैं, वहाँ पर आईटी सेक्टर बनाया हुआ है, तो वहाँ पर क्यों नहीं उनको जॉब मिल सकती है? अच्छा, उनको जॉब मिलने के लिए, उनको अच्छी भविष्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए, सिवाय कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स के अलावा और कौन-सी एकेडमी आपने खोली? और कौन से अलग-अलग स्तर पे उनको लेके जाना चाहा? तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, जो गए 15-20 साल से हुई नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है ये थाना के लोगों को ये परिवर्तन चाहिए और ये परिवर्तन होगा। जी। सर हम लोग जब पिछली बार मिले थे चर्च गेट गेटवे ऑफ इंडिया पे, तभी भी मैंने आपसे सर एक सवाल किया था कि महाराष्ट्र में लोग इमोशन में भावनाओं को और अस्मिता को ऊपर रख करके सर वोट करते हैं और भावनाओं में ज़्यादा चलते हैं। हमने देखा कि अब बीजेपी की तरफ से बटेंगे कटेंगे ये सब तमाम बातें यहाँ पर होने लगी। सर आपको लगता है कि महाराष्ट्र में क्योंकि सर जड़ से जुड़े हुए हैं, हमने देखा कि आपका परिवार काफ़ी ग्राउंड लेवल से सर क्योंकि थाने में शिवसेना अगर मजबूत है तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन एक रहा है। तो ये चीज़ें आपको लगता है सर चलेंगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप कोविड के अगर वो कोविड का टाइम देखोगे तो हिंदू अगर आदमी मर गया तो मुसलमानों ने उसको अग्नि दी। जहाँ पर मुसलमान गुजर गए वहाँ पर हिंदुओं ने जाकर उनको दफनाया। तो जब भी ये भावनाएं सबको साथ में लेकर चलने की आम पब्लिक की, आम जनते की है, तो ये राजकीय नेता कौन होते हैं इनको बांटने वाले? ये तो इनके इनकी रोटी सेकनी है, इनको जो राजनीति करनी है, उनको जो सत्ता लेनी है, उसीलिए ये सब बातें चलती है। गरीब लड़ते रहता है, ऊपर वाले सब सही रहते हैं। तो मेरी तो दरख्वास्त है लोगों से कि इन सब झमेलों में गिरो मत। ना जात पात धर्म ये कोई चीज़ नहीं होती, अगर इंसानियत के नाते से हम चले तो बहुत बढ़िया। दिघे साहब जब तक थे तो दिघे साहब ने गर्व से कहा हम हिंदू है, जो बाला साहब ने कहा था वही वो कह रहे थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है तो दूसरे के धर्म को हम लोग गाली दें। तो दिघे साहब के साथ सभी धर्म के लोग, सभी जात पात के लोग साथ में थे, और उन्होंने ये देखा था कि ठाणेकर जनता को हम लोग अच्छी सुविधाएं कैसे दे पाएं। पर ये जो लोग अब भी जो है सत्ता में, ये लोग उसमें कम गिरे। आप लोग महाराष्ट्र की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ जिस कोपरी बात पखाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सब कुछ सीएम साहब बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और लोगों को ये जानना चाहिए कि भाई हमारी जिंदगी ये भावनाओं पर चली, पर आने वाले कल, आने वाले हमारे बच्चों की जिंदगी ये वही भावनाओं पर उसका इस्तेमाल न हो। उनको जो आदर्श जिंदगी चाहिए, उनको जो अच्छी जिंदगी चाहिए, वो हम कैसे देना चाहते हैं। और आज का जो युग है जहाँ पर बच्चे सीख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वहाँ पर जो अच्छे अच्छे जॉब्स कर रहे हैं, वो बिजनेसेस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग उनका मनोबल कैसे बढ़ाना चाहिए, इस पे ध्यान ध्यान जी, देना चाहिए। जी, बिल्कुल। हमारे दर्शकों को बता दें वैसे आपको ये बात पता ही होगी कि जिनको एकनाथ शिंदे गुरु मानते थे उन्हीं के भतीजे आनंद दिघे के भतीजे हैं केदार दिघे और इसीलिए ये लड़ाई बहुत ज़्यादा दिलचस्प मानी जा रही है। पूरे महाराष्ट्र के साथ-साथ देश की नज़र भी जो है वो इस लड़ाई पर है। दरअसल बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ़ आप जीतेंगे तो सिर्फ़ ये विधानसभा सीट नहीं जीतेंगे बल्कि काफ़ी उलट-फेर जो है वो कर देंगे आप इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में अगर ये जीत जाते हैं तो। मेरी मेरी मेरा तो ये मानना है कि अ, हर एक उम्मीदवार ये जीतने के लिए ही वो इलेक्शन में खड़ा होता है। पर ये सब करने के अलावा जिन लोगों को जो बेसिक नीड्स चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं उनके हक की है, वो मिलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो देखना चाहिए। और कल मैं अगर लोगों के आशीर्वाद से अगर जीतता हूँ, तो भी मैं सभी दलों के लोगों को साथ में लेकर इस कोपरी पाँच पहाड़ी शहर का विकास कैसे कर सकता हूँ सही मामले में। वहाँ पर जो भी स्लम्स, क्लस्टर्स, ये सारी योजनाएं पर हम लोग अच्छी तरीके से काम करके इन गरीब लोगों को भरोसे में लेके, विश्वास में लेके हम लोग उनके हक के घर कैसे दे सकते हैं,
वहाँ पर जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं वो कैसे हम लोग दिला सकते हैं और आगे का भविष्य ये उज्जवल कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान होगा। सर बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। सर जब आपको यहाँ से उद्धव साहब से आपकी बात हुई, उद्धव साहब ने बोला कि आपको इस सीट पे लड़ना है, सीएम शिंदे साहब के सामने लड़ना है, तो क्या वो आखिरी शब्द थे जब उन्होंने बोला कि आपको लड़ना है और आप लड़िए? तो कुछ जो बातें हुई कुछ बताना चाहें? नहीं, मैंने यही कहा कि देखो मैं तो लड़ना चाह रहा था। हाँ, रीज़न बीइंग एक टाइम के बाद ऐसे होता है कि अगर हमें लोगों को न्याय देना है, तो आपको वो मुकाम पर जाना बहुत ज़रूरी है। जी, जब भी आपकी सोच, आपके विचार अगर स्पष्ट हो, आपको क्या करना है, तो वो मुकाम आपको वहाँ पर बैठकर ही कर सकते हैं। उद्धव साहब ने जब भी मुझसे ये कहा, तो मुझे खुशी तो हुई, पर इस बात का दुःख था कि वंदनीय बाला साहब हो, वंदनीय दिघे साहब हो, जिनके बदौलत उनके आशीर्वाद की वजह से मुझे आज मिल रहा है ये सब, तो वो आज खुद यहाँ पर नहीं है। दिघे साहब मेरे चाचा अगर आज होते, तो शायद से मैं राजनीति में नहीं रहता क्योंकि मेरे लिए सर्वस्व वो था। दिघे साहब मेरे चाचा रहने के कारण मुझे मेरा कोई राजनीतिक उनसे रिलेशन नहीं था, मेरा तो खून का रिलेशन था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर उद्धव साहब ने मुझे ये चांस दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो मैं ये देखूँ कि अगले आने वाले 5 साल में मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। जिस बना पर हमारा पक्ष भी बढ़े, लोगों को उनका हक भी मिले और यही खरी श्रद्धांजलि मेरी मेरे चाचा के प्रति रहेगी। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला और लगातार आपकी रैलियाँ चल रही है और हमसे बातचीत की आपने। थैंक यू सो मच सर। तो देखिए 20 तारीख को जब पब्लिक उतरेगी, जनता उतरेगी महाराष्ट्र की वोट करने के लिए, उसके बाद 23 को जब काउंटिंग होगी, तो जो सस्पेंस बना हुआ है, जितनी भी सीटें हैं उस पर सबसे पर्दा उठ जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़े नेता से, किसी और बड़े विधानसभा की सीट के बारे में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।